नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मांग के प्रकार, मांग का अर्थ, मांग मात्रा और मांग वक्र के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि मांग फलन क्या है। मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आज का जो टॉपिक है वो है मांग फलन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो फलन है, फंक्शन, इसका ही अर्थ पता होना चाहिए कि फंक्शन फलन कहते किसे हैं। तो फलन दो चरों के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है। फलन क्या होता है? दो चरों के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसमें दो चर आते हैं, एक तो स्वतंत्र और एक आश्रित, स्वतंत्र और आश्रित, ठीक है। अगर इसे मैं समीकरण के रूप में, गणितीय रूप में लिखूं तो लिख सकता हूं x बराबर f y, ठीक है। यानी कि एक चर जो है वो दूसरे पर क्या है? आश्रित है, ठीक है। तो फलन का क्लियर है, दो चरों के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध, जिसे क्या कहेंगे? फलन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मांग फलन की, डिमांड फंक्शन की। तो ये क्या है? तो देखिए, किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्व या कारक फैक्टर्स, ठीक है, के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? मांग फलन कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, उसकी मांग और उसके जो निर्धारक तत्व है, उनके बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? मांग फलन कहा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। निर्धारक कारक या निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, मांग के निर्धारक तत्व, ठीक है। तो सबसे पहला है वस्तु की स्वयं की कीमत, नंबर 2 पर उपभोक्ता की आय, फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की पसंद या रुचि, भविष्य के बारे में कीमत, प्रत्याशाएं और जनसंख्या का आकार, और फिर राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है। तो पहले इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं कि ये जो है मांग को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए, सबसे पहले वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत, देखिए, वस्तु की जो स्वयं की कीमत है वो मांग को कैसे निर्धारित करेगी। देखिए, कोई वस्तु की कीमत है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत है, मान लीजिए 10 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है। और 10 रुपए कीमत पर उसकी मान लीजिए 5 इकाई मात्राएं खरीदी जा रही है। ये कीमत अगर बढ़ जाती है, बढ़कर हो जाती है मान लीजिए 15, ठीक है, कीमत बढ़कर, तो मात्रा क्या हो जाएगी? जो ये कम हो जाएगी, ये मान लीजिए फिर वो 2 इकाई खरीद पाएगा। तो इससे क्या हुआ? वस्तु की खुद की कीमत से मांग में परिवर्तन हुआ ना, ठीक है। तो इस प्रकार प्रभावित करती है। फिर नंबर 2 पर बात करेंगे उपभोक्ता की आय, या सीधे सा बोलूं, वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो वो कम मांग करेगा, ठीक है, और कीमत कम होगी तो वो ज्यादा मांग करेगा, ओके। फिर बात करेंगे उपभोक्ता की आय की। उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा है, अधिक है, तो उपभोक्ता अधिक वस्तुओं की मांग करेगा। अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वो कम वस्तुओं की मांग करेगा, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट क्लियर है। फिर बात करेंगे नंबर 3 पर संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तुओं के अंतर्गत आपके प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, ये वस्तुएं आती हैं, और इनके बारे में हम अगली वीडियो में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो संबंधित वस्तु की कीमत है उससे जो मांग प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है, थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बात करेंगे यहाँ पर चाय और कॉफी,
चाय और कॉफी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रारंभ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोनों की ही कीमत 10-10 रुपये है। फॉर एग्जांपल 10-10 रुपये है। ठीक है, कॉफी की कीमत जो है वो बढ़कर, ये आपस में कौन, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं मैंने ली है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉफी की कीमत में वृद्धि हो जाती है, इसकी कीमत बढ़ जाती है, 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, इसकी कीमत बढ़ते ही लोग कॉफी पीना कम कर देंगे। ठीक है, और चाय पीना ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो चाय की मांग में क्या होगी, चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी, चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की जो मांग मात्रा है उसमें क्या हुआ, परिवर्तन होगा, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता की पसंद या रुचि। ये मांग को कैसे प्रभावित करेंगे, देखिए कोई भी वस्तु है, अगर उपभोक्ता को वो पसंद है तो उसे खरीदेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी हो। ठीक है, किसी भी वस्तु में उसकी रुचि है या वो चीज उसे पसंद आ जाती है तो वो उसको खरीदेगा, चाहे कीमत उसकी क्या हो। ठीक है, इसके बाद में भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशा है, भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, वो 10 रुपये कीमत पर 5 किलो आलू लेकर आता है। ठीक है, 5 किलो आलू लेकर आता है। ठीक है, उसे रूमर्स पता चलते हैं, थोड़ी अफवाह पता चलती है कि 2-4 दिन के बाद में जो है, आने वाले 2-4 दिन के बाद में जो आलू की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, आलू की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। मान लो कीमत बढ़कर 15 रुपये होने वाली है, 15 रुपये होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वर्तमान जो उपभोग है, वर्तमान जो कीमत है उसी कीमत को वो अधिक मात्रा खरीद कर रख सकता है। ठीक है, तो ये है भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशा है। ओके, इसके बाद में मैं बात करूंगा, अगला पॉइंट है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, जिस क्षेत्र में, जिस अर्थव्यवस्था में जनसंख्या अधिक होगी वहां पे उतनी ही अधिक वस्तुओं की मांग की जाएगी, और जनसंख्या अगर कम होगी तो उतनी ही कम वस्तुओं की मांग की जाएगी। और जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी मांग ज्यादा की जाएगी। ओके, फिर है राष्ट्रीय आय का वितरण। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय का वितरण। तो ये आपने मांग के निर्धारक तत्व याद रखने हैं। क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट में बनकर आ जाता है कि बताइए इनमें से मांग का कौन सा निर्धारक कारक नहीं है या कौन सा है, तो आपने ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करें मांग फलन के बारे में, तो ये 2 प्रकार का है। ठीक है, एक तो है व्यक्तिगत मांग फलन, और नंबर 2 पर मैं बात करूं तो ये है, एक है बाजार मांग फलन। ठीक है, दोनों को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत मांग फलन क्या है। देखिए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी कि एक अकेला, ठीक है, एक उपभोक्ता। ठीक है, एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के मध्य का जो संबंध है, फलनात्मक संबंध है, उन्हें कहा जाता है व्यक्तिगत मांग फलन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्यक्तिगत मांग फलन की बात हो रही है। dx बराबर f px py y te, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके जो मांग के निर्धारक तत्व वो है। ठीक है, और ये क्या है, एक वस्तु की किसी, एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग, ये है x वस्तु की मांग है, डिमांड ऑफ x है। ठीक है, x वस्तु की क्या है, ये मांग है, और ये क्या दर्शा रहा है, इनके साथ संबंध दर्शा रहा है, फंक्शनल रिलेशन बता रहा है इसके साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये क्या है, x वस्तु की मांग, और ये क्या है, x वस्तु की कीमत है। ये x वस्तु की कीमत है और ये x वस्तु की क्या है, मांग है। तो f क्या है, इनके बीच में संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, आपस में इनमें संबंध तो होएगा ना, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। और पी वाई की बात करें तो ये कोई दूसरी वस्तु है, जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत है। ठीक है,
यहाँ पर वाई की बात करूं तो वाई इनकम आई है, ठीक है। टी क्या है, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता की पसंद या रुचि है। और ई यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता की जो कीमत संभावनाएं हैं वो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, व्यक्तिगत मांग फलन की बात हो रही है तो ये आपने ध्यान रखना है। ये मांग के निर्धारक तत्व हैं, ठीक है, जो किसी वस्तु की मांग और उसके जो निर्धारक तत्व उनके बीच में संबंध को बताता है। ओके, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन, देखिए मैं ऐसा कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट में छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपके पास अगर कोई भी गाइड वगैरह कुछ भी हो, आपको इतना वीडियो में नहीं मिलेगा जितना आपको क्लासेस में बताया जा रहा है। एक एक चीज को ध्यान में रखकर क्लासेस तैयार की जा रही है। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, अगर आपको आपकी और कोई भी आपकी अगर मांग हो तो आप उसके अनुसार भी कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताएं। इसके बाद में आगे चलते हैं बाजार मांग फलन। देखिए बाजार मांग फलन, ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए किसी वस्तु की बाजार मांग, किसी वस्तु की बाजार मांग, इसमें क्या आएगा, बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व या कारकों के मध्य जो संबंध है उसे कहा जाता है बाजार मांग फलन कहा जाता है, ठीक है। और ये है बाजार मांग फलन, ठीक है। मार्केट, ठीक है, एमकेटी से यहाँ पर मार्केट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब ये यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए पी एक्स पी वाई वाई, इसमें टी एंड वाई डी ये आ जाएंगे, ठीक है। अब वाई आपको पता है आई है, टी मैंने आपको पहले बता दिया रुचि, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसके बाद में बात करूँ मैं एन की, जनसंख्या का आकार आ जाएगा। और वाई डी क्या है, आय का वितरण, आय का वितरण, ठीक है। वाई से वाई डी से अर्थ हमारा क्या है, आय का वितरण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन पूछा जा सकता है तो हमें पता होना चाहिए। ओके, अब कुछ बात यहाँ पर करेंगे, 3.4 मैंने लिखी है, कुछ हर एक क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो है 2-3 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा देकर चलूंगा, ठीक है, वैसे बेसिक नॉलेज के लिए, और ये हमें पता भी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त मांग की। संयुक्त मांग क्या होती है, देखिए जब एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, कोई एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दो वस्तुओं की मांग की जाए, ठीक है, जब एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दो वस्तुओं की मांग की जाए तो वो संयुक्त मांग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई भी अपनी जैसे क्रिकेट खेलना है, ठीक है, क्रिकेट के लिए हम बल्ले की मांग करते हैं, ठीक है, बल्ले के साथ साथ हमें क्या लेनी पड़ेगी, गेंद भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त मांग कहलाएगा, ठीक है। फिर है व्युत्पन्न मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग, एक वस्तु की मांग के कारण, ठीक है, एक वस्तु की मांग के कारण अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाना, ठीक है, एक वस्तु की मांग के कारण अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाना। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कोई एक वस्तु की मांग की, जैसे बल्ले की मांग की, तो इस बल्ले की मांग के कारण देखिए अकेले बल्ले से कुछ काम होएगा नहीं, अकेले बल्ले से तो खेल नहीं सकता, इसलिए बॉल की जरूरत पड़ेगी। तो उसने बल्ले की, उपभोक्ता ने मान लो बल्ले की मांग की है, तो इससे दूसरी वस्तु, अन्य वस्तु यानी गेंद की जो मांग है वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है, इसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 पर बात करूं मैं सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या है, एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लाया जा सके, ठीक है, लाया जाना या लाया जा सके, वो क्या कहलाएगी, आपकी सामूहिक मांग कहलाएगी, ठीक है। क्लियर, तो आज क्लास में हमने मांग फलन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है डेली आपको उतना बेटर तैयार करना है। डेली अगर आप एक टॉपिक भी अच्छे से तैयार करोगे तो एग्जाम तक बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे जो आगे की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मांग का नियम, मांग का नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, ठीक है। मांग का नियम के साथ साथ मांग मात्रा विस्तार क्या है, समुच्चय क्या है, ठीक है, और जो वक्रों में शिफ्ट है, मांग मात्रा में परिवर्तन है, उन सबको लेकर अगली क्लास में हम बात करेंगे।
अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।